तो ये क्लास हम लोग बात करते हैं। आज जो हम बात करेंगे उसका टॉपिक क्या है, ट्रेडिंग मेंबरशिप के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछली जितनी भी क्लास आपकी हुई है सबके अंदर हमने ट्रेडिंग मेंबर के बारे में ही बात करी थी, लेकिन आज हम ट्रेडिंग मेंबरशिप के बारे में बात करेंगे कि सर अगर आपको ट्रेडिंग मेंबर बनना है किसी भी स्टॉक मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो आपको कितनी फीस एंड चार्जेस को पे करना पड़ता है। ठीक है भाई, देखो आपकी इच्छा है कि हम स्टॉक ब्रोकर बन जाए। स्टॉक ब्रोकर का मतलब होता है ट्रेडिंग मेंबर बन जाना किसी भी स्टॉक मार्केट का। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि क्या मेंबरशिप बिना किसी फीस को पे करके ही आपको जो है इसमें आपको मिल जाती है? ऐसा नहीं होता, आपको मेंबरशिप की फीस पे करनी होती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कितनी कितनी फीसेस हैं एंड चार्जेस हैं जो कि एक एप्लीकेंट को पे करना पड़ता है ताकि वो ट्रेडिंग मेंबर बन सके। जरा पढ़ना क्या लिखा है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस आपको पहले पे करनी पड़ती है, कितने? ₹10,000। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर आ सकते हैं। ये सर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस आपकी ₹10,000 है, और इसके अलावा जो भी एप्लीकेबल सर्विस टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? जीएसटी, हाँ वही हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको एडमिशन फीस पे करनी पड़ेगी। देखो एप्लीकेशन फीस को पे करने के बाद आप ट्रेडिंग मेंबर बन जाते हो, ऐसा नहीं होता। कुछ अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं, फीस होती हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं। सेकंड इज योर व्हाट, एडमिशन फीस पे करनी पड़ेगी आपको। पहले क्या हुआ था, पहले एप्लीकेशन को प्रोसेस करने की फीस आपने पे करी थी, लेकिन अब जो पे करने वाले हो वो एडमिशन फीस होगी आपकी। और देखो वन टाइम, ये सिर्फ एक बार जाती है, सिर्फ एक बार जाएगी, हर महीने या हर साल का चक्कर नहीं है इसमें। वन टाइम कितनी? 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग कितनी हाई फीस होती है ट्रेडिंग मेंबर बनने की? 5 लाख रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्स जो उस समय चल रहा होगा। लेकिन क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अल्फा मेंबरशिप। इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं ये नॉर्मल मेंबरशिप की बात चल रही है। आप याद करो कि आपने इस चैप्टर में अब तक क्या सीखा था। हमको ये बात अच्छे से मालूम है कि मेंबरशिप दो तरह की हो सकती है। पहली होती है नॉर्मल मेंबरशिप, सेकंड इज योर अल्फा मेंबरशिप। तो यहां पे हम अल्फा मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये मत पूछना कि ये अल्फा मेंबरशिप और ये नॉर्मल जो मेंबरशिप है मतलब क्या होता है। इसके बारे में भी हमने क्लास ली थी, वीडियो भी है, आप अगर चाहें तो जाके उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि ये जो 5 लाख रुपए की एडमिशन फीस लिखी हुई है वन टाइम, ये अल्फा मेंबरशिप के केस में एप्लीकेबल नहीं होती, ये नॉर्मल मेंबरशिप के लिए होती है। आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। ठीक, जरा पढ़ना क्या लिखा है। एनुअल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मेंबरशिप, हर साल जो आपको देनी पड़ेगी एनुअल चार्जेस। और ये कैपिटल मार्केट का जो सेगमेंट है ये उसकी मेंबरशिप की बात हो रही है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है मेंबरशिप फीस। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर किसी क्लब के मेंबर बनते हो तो उसकी मेंबरशिप के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन फीस पे करनी पड़ती है, राइट? मान लेते हैं कि कोई हल्का फुल्का सा क्लब है जहां पे बहुत सारे इंडोर गेम्स होते हैं, है ना, इंडोर गेम्स। आप उससे अगर मेंबर हो तो आपको उसका मेंबर बनने के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? आप उसके अंदर जाके कोई भी गेम खेल सकते हो, अगर वहां पे स्विमिंग पूल है तो आप स्विमिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, टेबल टेनिस खेल सकते हो, बिलियर्ड्स खेल सकते हो। नहीं है, अगर कोई भी मेंबर है किसी भी क्लब का, लेकिन वो मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको हर महीने या फिर 3 महीने में एक बार, सेमी एनुअली या फिर एनुअली आपको एक मेंबरशिप की फीस पे करनी पड़ती है जिसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर हो तो आपको स्टॉक मार्केट पे अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए वहां पे हर साल एक एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी, और वो फीस होगी, अच्छा वो कैपिटल मार्केट की फीस है, ध्यान रखना। ये जो मैं चार्जेस की बात कर रहा हूं ये कैपिटल मार्केट का चार्ज होगा, मेंबरशिप की फीस। कितनी लिखी हुई है? फॉर कॉर्पोरेट्स 1 लाख रुपए है पर एनम प्लस एप्लीकेबल टैक्स जो होगा। कंपनीज की बात हो रही है, जहां पर भी वर्ड क्या आता है ना कॉर्पोरेट, तो समझ जाना कि हम कंपनी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर पार्टनरशिप है, अगर इंडिविजुअल है, अगर एलएलपी है, तो ये उसकी बात नहीं है, ये कंपनी की बात हो रही है। तो कंपनी को हर साल का मेंबरशिप फीस कैपिटल मार्केट में कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख रुपया पर एनम प्लस सर्विस टैक्स जो भी उस टाइम चल रहा होगा।
अच्छा, अब बात आती है कि सेम चीज अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर हम बात करते हैं तो कितनी होनी चाहिए? 50,000 रुपया पर एनम प्लस अगेन एप्लीकेबल सर्विस टैक्स। बात समझ में आती है? कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। क्लियर? ठीक है, अभी थोड़ा सा रुकिए, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी उस टॉपिक के ऊपर बात मत करो, ठीक है? ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। इसके अलावा आपको क्या पे करना पड़ता है? यू हैव टू पे एडवांस मिनिमम ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर। कितना पे करना पड़ेगा? 1,00,000 रुपया पर एनम प्लस एप्लीकेबल टैक्स। बात समझो, एडवांस मिनिमम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है पता है? मिनिमम आपको इतना पैसा जमा करवाना पड़ेगा कि जो आपके बेसिक ट्रांजैक्शंस होंगे एज अ ट्रेडिंग मेंबर के तौर पे, उसके लिए पहले ही आपको एडवांस पैसा वहां पे करना पड़ता है, ठीक है? तो उसके लिए, और हाँ, ये किसके अंदर है? ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर है, ये किसी और की बात नहीं हो रही है। हर सेगमेंट की फीस अलग होती है। कितना है? 50,000 रुपया पर एनम प्लस एप्लीकेबल टैक्स। फिर आपको एडवांस ट्रांजैक्शन चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, लेकिन इस बार ये करेंसी डेरिवेटिव की बात हो रही है। कितना? अगेन 50,000 रुपया प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। ओके, इन एडिशन टू द इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। आपने अब तक क्या सीखा था कि ट्रेडिंग मेंबर तो कोई भी बन सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। आप एक मिनिमम फीस को पे करिए और जो भी रिक्वायरमेंट है सेबी की, अगर आप उसको कंप्लीट करते हो, अगर आप उसके ऊपर पूरी तरह से उसका मतलब उसको अवॉइड करते हो, अवॉइड, सॉरी नॉट अवॉइड नहीं बोला, अवॉइड करते हो, तो आपको मेंबरशिप देने से स्टॉक मार्केट या सेबी पीछे नहीं हटेगा, ठीक है? तो अगर आप देखो क्या लिख रहा है, एक इंडिविजुअल, कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग मेंबर बन सकती है। अपार्ट फ्रॉम दीज पार्टीज, वन पार्टी मोर इज देयर हु कैन बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर आल्सो, दैट इज योर बैंक। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या लिखा है, इसमें क्या क्या बातें हो रही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहीं से एमसीक्यू बनेगा। ध्यान रखना, आपके 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से एफएमएम बिल्कुल बनेगा, ठीक है? तो सर एक बैंक भी अगर चाहता है, अगर एक बैंक भी है तो ट्रेडिंग मेंबर बन सकता है ना, ट्रेडिंग मेंबर, लेकिन ऐसा करने का उसको ऑथोराइजेशन मिलना चाहिए फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, तभी वो बन सकता है, ठीक है? आगे पढ़ेंगे। अंडर सेक्शन 10 ऑफ फैमा 1999, अब थोड़ा बात को समझो। देखो फैमा का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक एक्ट है जो फॉरेन एक्सचेंजेस में डील करता है कि जब फॉरेन करेंसी की बात आती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से एक्ट बना रखा है, फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। उसके सेक्शन 10 के हिसाब से कोई भी बैंक ट्रेडिंग मेंबर बन सकता है सर, बट ऐसा करने के लिए उसके पास आरबीआई से प्रॉपर ऑथराइजेशन का होना जरूरी है। बिना आरबीआई के अप्रूवल के आप नहीं बन सकते अगर आप एक बैंक हो, ठीक है ना? आप ट्रेडिंग मेंबर जो है बिल्कुल नहीं बन पाओगे। आगे बात करते हैं क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, अगर वो बैंक ट्रेडिंग मेंबर बनने के लायक है तो आपको पता है उसकी गिनती आरबीआई ने किस में कर रखी होती है? एडी कैटेगरी लिखा हुआ है। एडी कैटेगरी का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी में उसकी गिनती हो जाएगी उस बैंक की। और आप किस तरह के सेगमेंट में डील कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई आ गया बीच में, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीच में है, तो किसमें डील करने की बात हो रही है? और क्योंकि यहां पे लिखा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर ये बैंक डील कर सकते हैं। क्लियर है? देखो लिखा होगा इसमें आगे, आपकी गिनती ऑथराइज्ड डीलर बैंक में होती है, और जो कैटेगरी 1 में आपका नाम लिखा जाएगा, बैंक आर परमिटेड टू बिकम अ ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स ऑफ द करेंसी डेरिवेटिव मार्केट। देखा आपने, हर तरह के सेगमेंट पे राइट नहीं मिला आपको ट्रेडिंग करने का, क्लियरिंग मेंबर बनने का। क्या किसमें क्या लिखा हुआ है? करेंसी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ही बन सकते हो, और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी करेंसी डेरिवेटिव मार्केट जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर है, रिकॉग्नाइज्ड, समझ आ गया? हाँ, और कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जो उस बैंक को पूरी करनी पड़ेंगी ताकि वो एक ट्रेडिंग मेंबर बन सकता है। सिर्फ आपकी गिनती एडी कैटेगरी में हो रही है या आरबीआई से आपको अथॉरिटी है बनने की तो आप ट्रेडिंग मेंबर बन जाओगे, हाँ
बात सही है, आरबीआई का भी अप्रूवल होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कुछ कंडीशंस उस बैंक को और पूरी करनी पड़ेंगी ताकि वो एक ट्रेडिंग मेंबर बन सकता है। पढ़ना क्या लिखा है, मिनिमम नेटवर्थ उस बैंक की 500 करोड़ होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, एमसीक्यू बहुत अच्छा और प्यारा बन सकता है। ऐसे बैंक का जो मिनिमम नेटवर्थ है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो सर 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर ऑन अ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, मिनिमम। सेकंड, उस बैंक का CRAR 10% तो मिनिमम होना चाहिए। अब पहले समझो कि मतलब क्या है। क्या मतलब है, कैपिटल रिस्क टू एसेट रेशियो। फिर से बोलूं, कैपिटल रिस्क टू एसेट रेशियो, इसका मतलब समझो पहले तो क्या है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा रेशियो जो ये शो करता है कि अगर हमको लॉस होता है, अगर हमें लॉस होता है किसी साल में, तो हम कितना % लॉस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। तो मिनिमम 10% आपका CRAR होना चाहिए। इसका मतलब साफ हो गया कि सर जो भी आपको लॉस होगा उसका मिनिमम 10% आपको एब्जॉर्ब, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट उसका 10% एब्जॉर्ब कर सकते हो। आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए, आपके एसेट्स इतने होने चाहिए कि अगर आपको लॉस हो गया सर तो उसका 10% एटलीस्ट आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। मतलब इंसॉल्वेंट हो जाओगे आप सर अगर आपका ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और अगेन बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, बैंक की बात हो रही है। अगर एक बैंक ट्रेडिंग मेंबर बनता है तो ओके सर, ये भी हम ध्यान रखेंगे कितना होता है, 10% इज मिनिमम, दैट इज योर CRAR, कैपिटल रिस्क टू एसेट रेशियो। आगे बढ़े, ठीक है। NPA का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या बोली फुल फॉर्म, बुक में चेक करो, देखो लिखा होगा, लिखा है NPA, लेकिन NPA का फुल फॉर्म बुक में आपको नहीं दिया होगा, मैंने बता दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब साफ है। देखो बैंक का मेन काम क्या होता है, लोन देना होता है। क्या कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कभी कभी कुछ पैसा बैंक मार्केट से रिकवर ना कर पाए, लोन तो दे दिया लेकिन पैसा रिकवर नहीं कर पाए, तो जो पैसा लोन के तौर पे गया लेकिन वापस नहीं आया, उसी को बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो वो एक तरह से अगर हम देखा जाए तो बैंक का लॉस ही है। तो ऐसा लॉस जिसमें बैंक ने पैसा लोन तो दिया लेकिन रिकवर नहीं हो पाया, वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 3%, नॉट मोर देन। ऐसा पैसा आपका मार्केट में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए सर, जो क्लाइंट के हाथों में फंस गया है, वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका मतलब है कि आपको रिकवरी नहीं करने आती अपनी लोन अमाउंट की, तो आप सर एक ट्रेडिंग मेंबर नहीं बन पाएंगे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपको लॉस होगा। और लॉस का मतलब है कि ट्रेडिंग मेंबर इंसॉल्वेंट हो सकता है। क्लाइंट का पैसा कैसे दोगे आप, जिसकी भी आप शेयर्स पर पैसा लगवाओगे। अभी हम देखना, आगे भी हम बात करेंगे कि आपका नेटवर्थ भी चेक करता है स्टॉक मार्केट, इससे पहले कि आपको ट्रेडिंग मेंबर बनने देगा, राइट, ठीक है। और आपको पिछले 3 सालों में लगातार प्रॉफिट्स होने चाहिए। आपको 3 सालों में लगातार, जिस दिन आप ट्रेडिंग मेंबर बनने आए, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आया है कि मुझे ट्रेडिंग मेंबर बनना है, उससे काउंट किया जाएगा पिछले 3 साल। उसमें किसी भी साल में आपको लॉस नहीं होना चाहिए। आप एक रेगुलर प्रॉफिट अर्निंग बैंक होने चाहिए, कंटिन्यूअसली, कंसेक्यूटिवली फॉर 3 years, ठीक है। Authorized dealer category banks not fulfilling the minimum criteria can only participate in the currency derivative segment as a client subject to the approved या अप्रूवल फ्रॉम RBI। अब क्या मतलब है इसका, सब अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट अगर कोई बैंक पूरा नहीं कर पाता, तो क्या वो तब भी करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में आके ट्रेडिंग मेंबर बन सकता है? जवाब है नहीं। क्या लिखा है, ट्रेडिंग मेंबर तो नहीं बन पाओगे, लेकिन बस क्लाइंट बन के वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और उसके लिए भी RBI से अप्रूवल, एक स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ RBI से अप्रूवल आपको मिलना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? कुछ पूछना चाहते हो उसमें तो बंद करें फिर, ओके।